अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट सॉल्व किया था और इस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। अ प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर्स दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। A rectangular box of height 8 centimeter and width x centimeter is placed on stair under the plank. Find the value of x। क्या मतलब है स्टेटमेंट का? A plank मीन एक तख्ता जो है रखा गया है बिल्कुल सीधा स्टेयर के ऊपर, जबकि एक स्टेयर की जो विड्थ है वो 20 सेंटीमीटर है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एक स्टेप की जो डेप्थ है, या आप ऐसा कह लो कि एक स्टेयर के एक स्टेप की जो गहराई है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। और उस स्टेयर पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पड़ा हुआ है, यानी उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और उसकी जो विड्थ है वो x सेंटीमीटर है, जो कि हमने मालूम करनी है। ये स्टेयर के ऊपर रखा गया है बॉक्स, जबकि प्लैंक के नीचे है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर पिक में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो तख्ते के नीचे रखा गया है और स्टेयर के ऊपर रखा गया है। यहाँ से हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो उम्मीद करती हूँ ट्रांसलेशन की हद तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और बाज बच्चों को ये डायग्राम भी समझ में आ गई होगी और बाज बच्चों को समझ में नहीं आई होगी। तो आपके लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की है इसको और प्रोमिनेंट करने के लिए, इस डायग्राम को, कि ये डायग्राम किस तरीके से दिख सकती है, तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये जो एक्स्ट्रा वर्क है यहाँ से वो रिमूव कर लूँ। तो ये थी वो पिक जो मैंने आपके लिए बनाई आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो स्टेप उन्होंने लिया है या ये जो पिक उन्होंने ली है किस तरीके से लिए। देखो, ये है हमारे पास एक प्लैंक जो बिल्कुल स्ट्रेट जो है स्टेयर के एक स्टेप के ऊपर रखा गया है और इस प्लैंक के नीचे क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है, जबकि एक स्टेयर की विड्थ और उसकी डेप्थ जो है वो हमें बता दी गई है, यानी उसकी जो डेप्थ है वो 16 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसकी जो विड्थ है वो भी आपको बता दी गई है कि 20 सेंटीमीटर है। और ये तख्ता जो है इस तरीके से यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अब उम्मीद करती हूँ बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर हो गई होगी। तो उम्मीद करती हूँ बहुत सारे बच्चों को ये पिक जो है वो क्लियर हो गई होगी कि ये किस तरीके से दिखाई देती है। तो उम्मीद करती हूँ ये स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो हम क्वेश्चन के अंदर ही सीखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक्स्ट्रा चीजें मैंने यहाँ से रिमूव कर दी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही है ये वाली, इसको हम एज इट इज पहले नीचे बनाएंगे और उसको मेंशन करेंगे उसके सारे पॉइंट्स को, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बना ली है। आपने क्या करना है, यही डायग्राम क्वेश्चन से देकर नीचे आपने बनानी है और फिर उसको मेंशन करना है। मेंशन अब किस तरीके से करना है उसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट वी लेबल द डायग्राम एज ABCDEF। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारे पॉइंट्स को नेम देते हैं। आप अपनी मर्जी से नेम भी दे सकते हो, लेकिन फिर उस क्वेश्चन को उन्हीं पॉइंट्स के रिलेटेड आपने सॉल्व करना है। तो इस पॉइंट को मैं नेम दे देती हूँ पॉइंट ए का, इस वाले को, और इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ पॉइंट बी का, और इस वाले पॉइंट को मैं नेम दे देती हूँ पॉइंट सी का, और ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसे हम नेम दे देते हैं डी का,
और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं ई का, और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं एफ का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पूरी डायग्राम को लेबल कर लिया है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस डायग्राम में 3 ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं, और वो कौन सी हैं वो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। फर्स्ट ट्रायंगल अगर मैं आपको दिखाऊं, उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, तो वो आपके पास होगी ये वाली। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हम कह देते हैं, ये ट्रायंगल है ए बी सी। और दूसरी जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है वो ट्रायंगल है सी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 ही ट्रायंगल यूज करेंगे, तो यहाँ पर एक थर्ड ट्रायंगल भी है, और वो कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। और वो ट्रायंगल हमारे पास बन रही है यहाँ से, यानी ये वाली, जिसे मैंने अभी यहाँ से कंप्लीट हाईलाइट किया है। तो उम्मीद करती हूँ पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगी कि हमने वो 2 ट्रायंगल कौन सी लेनी है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, सिर्फ साइज का डिफरेंस है, और शेप दोनों तीनों की क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हमने 2 ट्रायंगल कौन सी लेनी है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो जो 2 ट्रायंगल हमने लेनी है वो 2 ट्रायंगल हम यूज करेंगे, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल हम यूज करेंगे। अब आप ये कहोगे कि हमने ये वाली ट्रायंगल क्यों यूज नहीं की, उसकी वजह ये है कि हमारा इस क्वेश्चन में मेन मकसद ये है कि हम x की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, तो x की वैल्यू किस ट्रायंगल में आ रही है, इस ट्रायंगल में। इसमें एक लेंथ मौजूद है, जबकि देखा जाए तो इसमें भी एक लेंथ मौजूद है जिसे हमने मालूम करना है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमने मालूम करना है, तो इस हिसाब से हम इसे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। फिर हम ये वाली ट्रायंगल यूज करेंगे और बड़े वाली ट्रायंगल यूज करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं, 2 ट्रायंगल हमने यहाँ से लेनी है। उम्मीद करती हूँ वो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की एक हाइट दी गई है, यानी मेजरमेंट ऑफ सी एफ। इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है, और वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो अभी हम यहाँ पर लिखते हैं, मेजरमेंट ऑफ सी एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब क्या है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल की हाइट है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स की लेंथ होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो तो हमारे पास क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ सी एफ इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ बी डी के। तो इस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ सी एफ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी डी, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 ट्रायंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मेजरमेंट ऑफ बी डी की वैल्यू आ गई है, जो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। यानी इसे मैं थोड़ा सा रेड से हाईलाइट कर लेती हूँ, यानी बी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब हमने ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। अगर आप देखो तो हमें टोटल वैल्यू मालूम है, यानी वो है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, और इतना पोर्शन मालूम है जिसकी वैल्यू आई है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो ये पोर्शन हमने निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम टोटल में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दें तो ये हम मालूम कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम पॉइंट से इसको मेंशन करेंगे और फिर इसको निकालेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये किस तरीके से या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, उम्मीद करती हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो टोटल है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ बी डी, या आप यूं कह सकते हैं कि हमने मालूम करना है मेजरमेंट ऑफ ए बी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से ये माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल आ जाएगा हमारे पास किसके,
टोटल में से ये जो छोटा पोर्शन हमारे पास, जिस छोटे पोर्शन की वैल्यू मालूम है उसे माइनस कर दें। यानी ये है कि मेजरमेंट ऑफ ए डी माइनस मेजरमेंट ऑफ बी डी, तो हम मालूम कर पाएंगे ए बी क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, जो कि है हमारे पास ये 16 सेंटीमीटर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एडी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 16 सेंटीमीटर। 16 में से माइनस करेंगे हम 8, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, 16 में से 8 निकालो तो बाकी 8 बचता है। तो सारी लेंथ सेंटीमीटर में है, तो ये भी लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में आएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ हमने मालूम कर ली है। इसी हिसाब से हमारे पास ये जो ट्रायंगल थी, इसकी ये वाली लेंथ हमने मालूम कर ली है, जो आई है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये भी वैल्यू हमने मालूम कर ली है 8 सेंटीमीटर। अब क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, सो द रेशियोज ऑफ क्रोस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी दो साइड्स की जो रेशियो है वो आपस में बराबर होगी। तो जो दो ट्रायंगल अब हमने यूज करनी है उनकी अलग से यहाँ नीचे हम डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद हम यहाँ से x की वैल्यू मालूम करते हैं। यानी फर्स्ट डायग्राम जो हमारे पास बनेगी, या आप यूं कह सकें, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पर अलग-अलग डायग्राम बनाने लगी हूँ। यानी एक हम बनाने लगे हैं ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरी हम ट्रायंगल बनाने लगे हैं ए डी ई। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इससे मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पर हम रफली जो है ये वाली ट्रायंगल बनाते हैं। अभी तो ये वाली जो मैं बना रही हूँ, ये छोटे वाली ट्रायंगल बना रही हूँ, ए बी और सी, साथ में इनकी वैल्यूज भी लिख लेते हैं। ये हमने मालूम करना था, यानी यहाँ पर x था और इसकी वैल्यू थी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, जो कि अभी हमने मालूम की है। ये वाली ए बी की वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने छोटी ट्रायंगल बनाई है। और अभी हम बना लेंगे सेम ऐसी ही, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। अब ये बात तो आपको मालूम होगी कि दो शेप्स या दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होने का मतलब क्या है। ये जरूरी नहीं है कि उनका जो साइज है वो एक दूसरे के बराबर हो, बल्कि ये है कि उनकी जो शेप है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब ये वाली ट्रायंगल हमारे पास बन गई है ए डी और ई। ठीक है, तो ये देखें, ऊपर हम देखते हैं एडी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एडी की वैल्यू है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, और ईडी की वैल्यू या डीई की वैल्यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यूज हम वहां पर लिख लेते हैं। एडी की वैल्यू है हमारे पास 16 सेंटीमीटर और डीई की वैल्यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों अब ट्रायंगल अब भागी हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रोस्पोंडिंग रेशियोज लेंगे। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी क्रोस्पोंडिंग रेशो आपस में बराबर होगी। अब रेशो हमने कैसे लेनी है, अगर इसकी, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, अगर हम ये छोटी ट्रायंगल की इस साइड की रेशो ले रहे हैं, यानी ये वाली साइड ले रहे हैं, तो इसकी रेशो हम लेंगे इस साइड के साथ। ठीक है, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ए डी। ठीक है, इसकी रेशो किसके इक्वल होगी, जो हमारे पास दूसरी लेंथ मौजूद है, यानी बड़ी ट्रायंगल की ये वाली लेंथ की रेशो लेनी है हमने इसके साथ, और ऊपर हम रखेंगे इसकी वैल्यू को और नीचे हम रखेंगे इसकी वैल्यू को। तो ये बात मैंने आपको पीछे बताई है कि जब आप रेशोज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हो, तो जिस ट्रायंगल की आपने पहले रेशो ऊपर रखी है, अगली बार भी आपने उसी की ही वैल्यू ऊपर रखनी है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब ये हमारे पास बनेगा मेजरमेंट ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ डी ई। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ ए बी की वैल्यू है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, वो यहाँ पर हम लिखेंगे, सिर्फ 8 लिख देंगे।
और नीचे आ जाएगा हमारे पास AD की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। वो हम यहाँ पर लिखेंगे 16 इक्वल लिखेंगे यहाँ पर। और BC की वैल्यू है हमारे पास X, जो कि हमने मालूम करनी है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और DE की वैल्यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 20। इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 8 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 16x। तो ये 16x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू x। तो अब हम इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है। आपने क्या करना है, पहले लिख लेना है 8 मल्टीप्लाई बाय 20। इसको आपने कंप्लीटली सोल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप इक्वल दबाओगे, जो भी आंसर आपके पास आएगा फिर आपने इसको डिवाइड करना है जो आपके पास नीचे वाली रकम है यानी 16। फिर आप इक्वल दबाओगे तो आंसर आपके पास आ गया 10, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। और x की वैल्यू हमने मालूम कर ली है जो कि हमारे पास आई है 10। और साथ में हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि सारी लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी। पीछे मैंने काफी बार आपको ये बात बताई है कि अगर कोई वैल्यू आपके पास इस तरीके से लिखी हुई है जैसे 7 इक्वल टू एक्स, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 7। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इस तरीके से लिखी हुई वैल्यू अच्छी लगती है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमने x की वैल्यू मालूम कर ली जो कि हमारे क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट था। तो अभी मैं आपको फिर से यहाँ पर बता देती हूँ स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में टोटली जो है वो 3 जो है वो ट्रायंगल थी। तो उन तीनों ट्रायंगल में से हमने 2 ट्रायंगल यूज की ताकि हम x की वैल्यू जो है वो मालूम कर सकें। वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर थी, तो सिमिलर होने की वजह से हमने यहाँ पर क्रोस्पोंडिंग रेशियोज के हिसाब से इसको सॉल्व किया, यानी वो जो ट्रायंगल थी वो सिमिलर थी। सिमिलर होने की वजह से इनकी जो क्रोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियोज था वो इक्वल था। उनको हमने इक्वल रख के उनकी वैल्यूज पुट की और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है, हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। A man who is 1.8 meter tall cast a shadow of 0.76 meter in length. If at the same time a telephone pole cast a 3 meter shadow, find the height of the pole। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट का मतलब है एक आदमी जो कि 1.8 मीटर लंबा है और वो अपना शेडो कास्ट कर रहा है कितना, 0.76 मीटर लेंथ के हिसाब से। अब इस वाली स्टेटमेंट को मैं आपको विजुअलाइज करवाऊं तो वो कुछ ऐसे होगा, जैसे आपको यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा है और इस आदमी का जो शेडो है वो भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं इस आदमी की जो हाइट है वो है 1.8 मीटर, ठीक है। और इसका जो शेडो कास्ट हो रहा है उसकी जो लेंथ है वो है 0.76 मीटर, ठीक है। ये बात ये क्वेश्चन में बताई जा रही है। नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि इफ अगर सेम टाइम पे क्या होता है, एक टेलीफोन पोल यानी कि एक टेलीफोन खंबा जो है वो 3 मीटर शेडो कास्ट करता है, तो हमने उसकी क्या मालूम करनी है, हाइट मालूम करनी है। अब इसको भी मैं विजुअलाइज करवा देती हूँ आपको। तो आपने सपोज कर लेना है कि ये हमारे पास एक खंबा है, वैसे है नहीं है ये, लेकिन ये टेलीफोन वाला खंबा नहीं है, लेकिन वैसे मैंने आपको विजुअलाइज करवाने के लिए इसको एज अ खंबा लिया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में कहा गया है वही हम करेंगे। यानी इस टेलीफोनिक खंबा का जो शेडो है वो ये वाला है और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3 मीटर है। तो हमने मालूम क्या करनी है, इस खंबे की लेंथ मालूम करनी है, यानी हाइट उसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ पूरी स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कैसे,
कि यहाँ पर ये जो दो हाइट्स हमारे पास दी गई हैं, इनके एंड पॉइंट को अगर हम मिला दें आपस में, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास 2 ट्रायंगल बन जाएँगी और वो जो ट्रायंगल हमारे पास बनेंगी, वो बनेंगी राइट ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पर जो एंगल हमें मिलेगा, वो 90 डिग्री का मिलेगा, ठीक है? तो अब हम क्वेश्चन को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं और साथ में मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बनाकर भी दिखाऊंगी इसी को मद्देनजर रखते हुए। तो अब मैं ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। फिर हमने ये जो भी पिक्स यहाँ पर मैंने आपको ऐड करके ट्रायंगल बनाकर दिखाई थी, तो अब उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ट्रायंगल बनाई है, जो कि मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। उन्हीं पिक्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये ट्रायंगल बनाई है, उनको मेंशन भी कर लिया है नेम, यानी इस पॉइंट को मैंने ए का नाम दिया है, इसको बी का और इसको सी का। दूसरी ट्रायंगल को नेम दे दिया है डी, ई और एफ का। तो ये 2 ट्रायंगल हमारे पास आ गई हैं और दोनों में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ये जो है, ये जो ट्रायंगल हमारे पास बनी है वो मैन की रिलेटेड बनी है और ये जो बनी है हमारे पास वो पोल के रिलेटेड बनी है, ठीक है? तो ये किस तरीके से मैंने वैल्यूज लिखी हैं वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है? तो सिमिलर हैं और सिमिलर की कंडीशंस क्या हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या है। जो सिमिलैरिटी की कंडीशंस है वो हमारे पास ये है कि ऐसा हो सकता है कि तीनों ट्रायंगल में तीनों एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया जाए, या ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास 2 साइड्स मौजूद हैं तो उन दोनों साइड्स की रेशियो आपस में बराबर हो और थर्ड जो है वो उसका जो एंगल है दोनों का वो एक बराबर होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों में एंगल हमें सेम दिखाई दे रहा है, यानी ये जो ट्रायंगल हमारे पास बनी है ये राइट ट्रायंगल बनी है और यहाँ पर जो एंगल है हमारे पास वो 90 है दोनों में, ठीक है? तो दोनों में 90 एक है, एक चीज तो पूरी हो गई। अब दूसरा ये है कि 2 साइड्स की रेशो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सरसाइज मैं यहाँ से रिमूव करके फिर मैं आपको बताती हूँ। सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो इनकी जो साइड्स रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आप 2 ट्रायंगल की साइड्स की रेशियो लिखते हो तो जिस ट्रायंगल की साइड की रेशियो आप ऊपर लिखोगे, नेक्स्ट टाइम भी उसी ट्रायंगल की साइड की रेशियो ऊपर लिखोगे। जैसे अभी हम यहाँ पर रेशोज की बात कर रहे हैं, तो ऊपर हम जो है वो ट्रायंगल ए बी सी की सारी लेंथ लिखेंगे और नीचे वाली साइड पे हम ट्रायंगल डी ई एफ वाली लेंथ को मेंशन करेंगे, ठीक है? इसी हिसाब से आप इसे उलट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर सारी लेंथ के लिए आपको उलट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रोस्पोंडिंग साइड्स की बात हो रही है, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है? तो इस हिसाब से अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे मैंने थोड़ा सा ऊपर भी कर लिया है। यहाँ पर हम लिखेंगे, रेशो लिखनी है हमने, मेजरमेंट ऑफ ए बी टू मेजरमेंट ऑफ डी ई, ठीक है? ये दोनों यानी कि 2 साइड्स की रेशो दी गई है, तो इसका मतलब दोनों साइड्स की रेशो आपस में बराबर है। किस लिए बराबर है? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। नेक्स्ट कोरस्पॉन्डिंग साइड देखें तो इस ट्रायंगल की हमारे पास ये वाली साइड बनती है और इस ट्रायंगल की हमारे पास ये वाली साइड बनती है, ठीक है? तो इस हिसाब से अब हम यहाँ पर लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ई एफ, ठीक है? तो अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं और फिर एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ ए बी की वैल्यू है हमारे पास 0.76 मीटर। तो यहाँ पर लिखते हैं 0.76 मीटर, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, हमें मालूम है हाइट भी लेंथ मीटर में ही होगी क्योंकि सबका यूनिट मीटर में है, इसलिए तो यहाँ पर हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डी ई की जो लेंथ है हमारे पास वो है 3 मीटर, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, इक्वल लिखते हैं। यहाँ पर बी सी की लेंथ है हमारे पास 1.8 मीटर, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1.8 डिवाइडेड बाय ई एफ की वैल्यू है हमारे पास
जो हमने मालूम करना है उसको हमने डिनोट किया है एच से, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एच। अब हमने इसे सॉल्व करना है, तो मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर कर लिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से। तो एच को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.76 से, इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी एच 0.76 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम 0.76 को दूसरी साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं तो फिर ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास h इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.76। तो इसे अब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अब हम करते हैं 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल दबाएंगे और इसको एसडी में चेंज कर लो, तो ये हमारे पास आ गया है 5.4। तो इसी को हम डिवाइड कर देते हैं किस पे, 0.76 पे। इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास, फिर हम इसको एसडी में चेंज करें तो आएगा 7.105। तो साथ में हम क्या लगाएंगे, मीटर लगाएंगे। ठीक है, सारी लेंथ किस में थी, मीटर में थी, तो एच भी हमारे पास किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। तो यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं, यानी यहाँ पर ये हमारे पास 5 है, यहाँ पे 0 है, तो एक कैरी यहाँ पर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.11 मीटर। तो हाइट हमने क्या की है, मालूम कर ली है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिख देते हैं द हाइट ऑफ द पोल इज 7.11 मीटर। तो उम्मीद करती हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन द गिवन फिगर। क्या मतलब है स्टेटमेंट का, हमने वैल्यू मालूम करनी है x, y और z की, जो हमें इस फिगर में दिखाई दे रही है। यानी ये हमारे पास है x, y और z, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। इसके बाद हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस क्वेश्चन की डायग्राम को अच्छे से समझना है। समझने के बाद हम देखेंगे कि इस पे हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम है ये दिखाई दे रही है और इसमें आपको 3 ट्रायंगल दिखाई दे रही होंगी। अब बाज़ बच्चे सोच रहे होंगे हमें तो सिर्फ 2 ही दिखाई दे रही हैं, एक ये वाली ट्रायंगल और दूसरी ये वाली, बल्कि यहाँ पर 3 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये बड़े वाली ट्रायंगल भी मौजूद है। तो यहाँ पर हम सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। ये तीनों की तीनों ट्रायंगल जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं। हर ट्रायंगल में 90 का एंगल है। अभी अगर यहाँ पर देखो तो इस ट्रायंगल में भी यहाँ पर 90 का एंगल होगा, क्योंकि जब भी 90 का एंगल होता है, अगर एक साइड पे आपको इस तरह 90 का एंगल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है ये पूरा इस साइड पे भी आपको 90 का एंगल ही दिखाई दे रहा है। यानी ये वाली लाइन इस लाइन के साथ भी 90 का एंगल बना रही है और ये वाली लाइन इस लाइन के साथ भी 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। और बड़ी ट्रायंगल पे भी उन्होंने खुद ही बता दिया है कि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि यहाँ पर जो 3 ट्रायंगल है उसको हमने किस तरीके से लेके चलना है। तो अब मैंने क्या किया है, सेम यहाँ पर जो सेम शेप है वो बना ली है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हमें जो 3 ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं वो कैसे दिखाई दे रही हैं। देखो, एक ट्रायंगल है हमारे पास ये वाली, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेती हूँ मैं, और तीसरी ट्रायंगल है हमारे पास ये वाली। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको पूरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अभी मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। ये थी शेप हमारे पास, ठीक है। तो इस शेप में अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल है हमारे पास ये वाली, एक ट्रायंगल है हमारे पास ये वाली, और तीसरी ट्रायंगल ये हमारे पास बड़े वाली है। ठीक है, तो अभी इसी क्वेश्चन को आपने क्या करना है, आपने ये जो क्वेश्चन में पिक दी गई है इसको आपने सेम एज इट इज जब सोल्यूशन आपने
स्टार्ट करना है तब ये वाली बना लेनी है, ठीक है? ये वाली जो डायग्राम मैंने बनाई है वो आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई है, जिसको मैंने अलग-अलग करके आपको दिखाया है। तो यहाँ पर हम सारे पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, तो आपने अगेन से बना लेनी है। मैंने यहाँ पर अगेन से नहीं बनाई, तो इसी पे मैं नंबर मेंशन करने लगी हूँ, यानी इन पॉइंट्स को नेम देने लगी हूँ। इस पॉइंट को मैं नेम दे देती हूँ पॉइंट ए का, इस पॉइंट को मैं नेम दे देती हूँ पॉइंट बी का, और इस पॉइंट को मैं नेम दे देती हूँ पॉइंट सी का, और इस पॉइंट को मैं नेम दे देती हूँ पॉइंट डी का, ठीक है? अब इसी हिसाब से हमने इन्हीं ट्रायंगल पे भी नेम लिख लेना है, यानी अगर देखा जाए तो ये हमारे पास बनेगा पॉइंट ए, ये बनेगा डी, और ये हमारे पास बनेगा बी। और बड़ी ट्रायंगल में देखें तो ये हमारे पास बनता है पॉइंट ए, ये जो कोने वाला पॉइंट है ये पॉइंट हमारे पास बनता है बी, और ये जो पॉइंट हमारे पास बनता है ये हमारे पास बनता है पॉइंट सी। अब थर्ड वाली जो ट्रायंगल है उससे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड वाली ट्रायंगल का ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये हमारे पास बनता है डी, और ये जो नीचे वाला पॉइंट हमारे पास बनता है ये बनता है बी, और ये वाला पॉइंट हमारे पास बनता है सी, ठीक है? अभी मैं आपको ये भी बता दूं, इस ट्रायंगल का जो राइट एंगल है वो इस जगह पर है, इस ट्रायंगल का जो राइट एंगल है वो इस जगह पर है, और इस ट्रायंगल का जो राइट एंगल है वो इस जगह पर है। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ये मैंने आपके लिए समझाने के लिए आपको यहाँ पर दिखाया है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएँ। अब इस क्वेश्चन को जो हमने हल करना है वो हम करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन तीनों ट्रायंगल्स पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके हम x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू मालूम कर लेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक-एक ट्रायंगल यूज़ करके तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू दी गई हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर आप देखो तो ए डी की वैल्यू है आपके पास 6 सेंटीमीटर, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और ए बी की वैल्यू है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमारे पास है y, ठीक है? बड़े वाली ट्रायंगल में देखो तो ए सी की लेंथ हमें चाहिए, तो ए सी की लेंथ हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है ए डी और दूसरा हम जमा करेंगे इसमें डी सी को, तो फिर हमारे पास ए सी की वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास कैसे बनेगा? तो अगर हम ये वाली, यानी कि अगर हम ऐड कर दें 6 को x में, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर हम ए सी की वैल्यू लिख देते हैं 6 प्लस x सेंटीमीटर, ठीक है? उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाली जो बड़े वाली साइड की लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, और बी सी की वैल्यू है हमारे पास जी, जो कि हमने मालूम करनी है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। और इसी तरह एक ट्रायंगल हमारे पास रह गई है, उसको भी मेंशन कर लेते हैं। यानी बी डी की वैल्यू है हमारे पास y, और डी सी की वैल्यू है हमारे पास x, और बी सी की वैल्यू है हमारे पास z, ठीक है? उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम एक एक ट्रायंगल करके उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल यूज़ करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, राइट ट्रायंगल है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगी? ये सामने वाली वैल्यू इस एंगल के जो सामने वाली लेंथ होगी वो होगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास बन रहा है मेजरमेंट ऑफ ए बी, ठीक है? तो इसी फॉर्मूला को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, फिर हमारे पास आ जाएगी बेस। तो बेस हम ये कंसीडर कर लेते हैं, और जो परपेंडिकुलर है वो हम ये वाली लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। मैं आपको रेड से हाईलाइट करके बताती हूँ कि जो बेस है उसे हम ये वाली लेंथ कंसीडर कर लेते हैं, और जो परपेंडिकुलर है वो हम ये वाली लेंथ कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? तो हम बेस क्या लिखेंगे? मेजरमेंट ऑफ ए डी होल स्क्वायर
प्लस मेजरमेंट ऑफ बी डी होल स्क्वायर। अब इनमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज। तो ए बी की वैल्यू है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, लास्ट पे लगा देंगे क्योंकि सारी लेंथ सेंटीमीटर में है, तो जो लेंथ हमने मालूम करनी है वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। ये आ जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर। ए डी की वैल्यू है हमारे पास 6, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 स्क्वायर प्लस बी डी हमने क्या करना है मालूम, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो अभी हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे 10 और फिर यहाँ पर आपको स्क्वायर का बटन दिखाई देगा, आपने उसको दबाना है और फिर आप इक्वल दबाओगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 100। 100 आ गया। इक्वल के इस साइड पे देखो 6 का स्क्वायर है, उसे भी हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 6 और फिर हमने स्क्वायर दबाना है और फिर हम इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर। इक्वल लगाएंगे। अब 100 इसी साइड पे रहेगा और ये जो 36 है इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 36 और इस साइड पे रहेगा वाई स्क्वायर। तो इसे मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर। तो 100 में से अब हमने 36 को माइनस करना है, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे 100 और 36 मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो यहाँ पर मैं माइनस लिख के आंसर लिख दूंगी और इक्वल दबाऊंगी तो आंसर मेरे पास आ गया है 64। इक्वल के इस साइड पे है हमारे पास वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख भी सकते हो लाइन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करने लगी हूँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके, यानी 64 का स्क्वायर रूट इक्वल वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इसका इससे कट जाएगा, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। पहले आपने स्क्वायर रूट लिखना है, फिर जो वैल्यू आपने लिखनी है वो, तो मेरे पास वो वैल्यू पहले लिखी हुई थी, मैं वो भी लिख सकती हूँ, यानी आंसर लिखूंगी जो मेरी पिछली वैल्यू आई थी वो 64 ही थी। तो इक्वल दबाऊंगी तो आंसर मेरे पास क्या आ गया है 8। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ पर ये लाइन लिख लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी y इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू हमने मालूम कर लिया। अब हम नेक्स्ट की जो है x और y रह गया उसकी भी वैल्यू मालूम करेंगे, जबकि हमने ये वाली ट्रायंगल यूज कर ली है। अब हमारे पास ये और ये ट्रायंगल रह गई। ठीक है, तो पहले हम ये वाली ट्रायंगल यूज कर लेंगे, फिर हम ये वाली यूज कर लेंगे। और अगर आपने यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखा है तो फिर आपको इम्प्लाइज दैट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दोगे। अब हम क्या करते हैं, सेकंड जो ट्रायंगल है उसे यूज़ करते हैं। मैं क्या करती हूँ, इस ट्रायंगल को नीचे ले आती हूँ, फिर हम इसकी वैल्यूज़ को देखना जो है वो आसान हो जाएगा। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं बड़े वाली ट्रायंगल पे, जो मैंने यहाँ पर जहाँ यहाँ पर ले आई हूँ। देखो पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारे पास, जो यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया है। अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसको देख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में हमने देखना है कि हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। ठीक है, तो ये बात आपने हमेशा से याद रखनी है, जब भी एंगल के सामने वाली लेंथ की बात करेंगे तो वो हमारे पास होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज और इसे हम बोल देते हैं कि ये है हमारे पास बेस और इसे हम बोल देते हैं कि ये है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो इसी हिसाब से अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे। जो ट्रायंगल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसका नेम भी यहाँ पर लिखेंगे, यानी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ AC, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ AC होल स्क्वायर इक्वल टू बेस हम कंसीडर कर लेते हैं, ये है हमारे पास BC। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ BC होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ AB आ जाएगा हमारे पास, जिसे हमने एज अ परपेंडिकुलर कंसीडर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबकी वैल्यू पुट करेंगे। मेजरमेंट ऑफ AC है हमारे पास 6 प्लस x, इसका होल स्क्वायर आएगा हमारे पास इक्वल टू
BC की वैल्यू है हमारे पास Z, ये आ जाएगा Z स्क्वायर प्लस फिर मेजरमेंट ऑफ AB की वैल्यू है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सिर्फ 10 लिखेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास लगेगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूले को हम ओपन करते हैं और फॉर्मूला कौन सा लगना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा अगर कोई वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है, यानी A+B होल स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला 2 यानी AB प्लस B स्क्वायर। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे 6 स्क्वायर प्लस 2 6 और साथ में x आएगा प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू Z स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेटर से देख लेंगे इसे। तो कैलकुलेटर पे हम 10 लिखेंगे, पहले 10 के बाद हम स्क्वायर दबाएंगे और फिर इक्वल दबाएंगे, तो आंसर हमारे पास आ गया है 100। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होता है, इसे भी हम कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं। 6 लिखना है आपने कैलकुलेटर पे और फिर स्क्वायर दबाना है, फिर इक्वल दबाओगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 36। इसी तरीके से 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 12, यानी 6 2 कितना होता है 12, तो ये 12 x आ जाएगा प्लस x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल Z स्क्वायर प्लस 100। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें x की वैल्यू भी मालूम नहीं है और z की वैल्यू भी मालूम नहीं है, तो y की मालूम है लेकिन y यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अब हम जो सेकंड वाली हमारे पास थर्ड वाली जो ट्रायंगल बनती है उसको यूज करते हुए हम इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाली ट्रायंगल। तो इसे भी मैं थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ, थर्ड ट्रायंगल को भी मैं नीचे ले आई हूँ सिर्फ इसीलिए कि ताकि मुझे वैल्यूज को बार बार देखने के लिए ऊपर ना जाना पड़े, इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस ट्रायंगल को अब हम सोल्व करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखो तो मैंने आपको बताया है ये बात कि एंगल से सामने वाली जो लाइन आपको दिखाई देगी, जो लेंथ दिखाई देगी वो होगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और इसे हम बेस कंसीडर कर लेते हैं और इसे परपेंडिकुलर, और इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम में इनकी वैल्यूज को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास सबसे पहले आएगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ BC होल स्क्वायर इक्वल टू बेस हमने ली है ये, तो इसे हम कह देते हैं कि मेजरमेंट ऑफ BD होल स्क्वायर प्लस एक साइड हमारे पास रह गई है वो है परपेंडिकुलर, वो हमारे पास ये वाली साइड आएगी। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिख देते हैं मेजरमेंट ऑफ DC। ठीक है, इसका होल स्क्वायर आएगा। अब सबकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। मेजरमेंट ऑफ BC की वैल्यू है हमारे पास Z, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं Z स्क्वायर, और BD की वैल्यू हमारे पास है Y स्क्वायर प्लस DC की वैल्यू है हमारे पास X। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है Z की वैल्यू, और इस वाली इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, तो तीनों इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास। Y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो कि 8 सेंटीमीटर आई है, और X और Z की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो हमें Z की वैल्यू नजर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यानी Z की जगह पर हम पुट करेंगे y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहां से हम x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो लिखते हैं अब हम सेम एज इट इज इक्वेशन नंबर 1, जिसमें हम Z की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू Z की जगह पे हम क्या पुट करेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100। तो अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8। ठीक है, हम ऊपर से देख भी लेते हैं
y की वैल्यू थी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो इसके लिए हम यहाँ पर पुट करते हैं y की वैल्यू, फिर हम इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 8 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है, ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100, 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज एक साइड पे ले जाते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। फिर ये जो रकमें हमारे पास बनती हैं, यानी एक्स वाली वैल्यू एक साइड पे लिख लेते हैं, बाकी सबको एक साइड पे लिखते हैं, तो फिर उसे हम कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 12x प्लस 36 माइनस 64 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो इसे हम कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 36 माइनस 64 माइनस 100 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है -128। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे 12x और -128 इक्वल टू 0। इसे मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर। अब क्या करेंगे, x वाली रकम को इसी साइड पे रहने देंगे और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं 12x इक्वल टू 128। ये इधर माइनस का था, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो गया है। तो 12x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इधर ही रहेगा और 128 डिवाइडेड बाय 12। तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं, कटिंग करते हैं इसकी। 2 के टेबल पे इसे काटते हैं। 2 6 आर 12, 2 6 आर 12 और साथ में ये क्या आ जाएगा, 2 4 आर 8, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको हम काटेंगे 2 के टेबल पे ही। 2 3 आर 6, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4। तो ये अब हमारे पास आ गया है x इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 3। अब जिन बच्चों के पास इस तरह का कैलकुलेटर है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, तो ऐसे कैलकुलेटर में क्या होगा, जैसे ही आप लिखोगे 128 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल दबाओगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 3। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कटिंग का प्रोसेस लिखने की बजाय डायरेक्ट 32/3 भी लिख सकते हो, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज करके। अब क्या है कि इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, यानी इसको एसडी में चेंज करें तो हमारे पास आता है 10.6 समथिंग, लेकिन आपकी बुक के पीछे जो आंसर है वो बटे की सूरत में है, ठीक है। तो इसको हम दूसरी तरीके से सोल्व करते हैं, यानी 32 को हम अंदर रखेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे। तो यह हमारे पास आ जाएगा, पहले तो आ जाएगा 3 10 आर 30, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब नीचे हमारे पास क्या बच गया है, 2 बच गया, ठीक है। तो 2 छोटा है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसे हम लिखेंगे, ये 10 जो होता है इसको हम इस तरीके से लिखते होते हैं, ठीक है, एरो यहाँ से, यानी कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर ऊपर ये वाली रकम आएगी और सबसे नीचे ये वाली आएगी, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10 इंटू 2/3, साथ में हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि सारी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में मौजूद है, तो इसकी लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, x की वैल्यू मालूम कर ली है, x की वैल्यू भी मालूम होगी है हमें और y की वैल्यू भी मालूम होगी है, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर और x की वैल्यू है हमारे पास 10 इंटू 2/3 सेंटीमीटर। तो अब हमने मालूम करना है z की वैल्यू। तो z की वैल्यू अब हम कैसे मालूम करेंगे, अगर हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं y और x की, तो हम z की वैल्यू मालूम कर पाएंगे। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं, x की वैल्यू जो आपने लिखनी है सिंपल, वो आप यही लिखोगे 10 इंटू 2/3 सेंटीमीटर, लेकिन जब हम पुट करेंगे तो 32/3
लिखेंगे। अब देखें इसके लिखने का क्या मकसद है, जब हम पुट करेंगे उस वैल्यू में तो ही आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी स्क्वायर और पहले था हमारे पास वाई स्क्वायर, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8 का स्क्वायर आएगा हमारे पास प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 32 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर। अब देखो अगर हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो फिर ये ओवर में प्रॉब्लम यहाँ पर करेगा, इसका मतलब है कि हमें फिर इससे ये वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो आप x की वैल्यू ही ये ले लो, ठीक है, ताकि आप एक ही बारी में उसको पुट कर दो और क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाए। तो अब हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 8 और स्क्वायर इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 64। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 64 प्लस अब 32 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हम जो है ना वो कैलकुलेटर पे ले लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं 32 का होल स्क्वायर, 32 होल स्क्वायर आएगा इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1024 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यानी एक के नीचे एलसीएम मौजूद है और एक के नीचे नहीं मौजूद, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे क्या है, 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे और इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 9। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 9 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेटर पे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 64 इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास आ गया है 576, ठीक है। प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज आएगी क्योंकि एलसीएम भी वही है और इस वैल्यू के नीचे वैल्यू भी वही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 1024 ही आएगा। इक्वल लिखेंगे यहाँ पर और इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 576 प्लस 1024 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1600। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1600 डिवाइडेड बाय 9। तो अब हम इसका डायरेक्ट जो है वो लेंगे स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर लिख लेते हैं जी स्क्वायर है, ठीक है। जी की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ये जी स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर इम्प्लाइज लिख दिया है। तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा हमारे पास कुछ इस तरीके का 1600 डिवाइडेड बाय 9 और इससे हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। तो इसे हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले इसका ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट देंगे, पीछे जी बच जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर आपने लिखना है स्क्वायर रूट, फिर आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद लिखोगे आप 1600 और फिर आप डिवीजन का साइन दबाओगे और इसके बाद आप लिखोगे 9 और फिर आप करोगे ब्रैकेट क्लोज और इक्वल दबाओगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 3। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी अगर आपको कैलकुलेटर अच्छे से यूज़ करना आता है। जिन बच्चों के पास तो ये वाला कैलकुलेटर है वो बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन जिनके पास ये कैलकुलेटर नहीं है वो ये वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। उनके लिए क्या तरीकाकार है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आसान होगा उनके लिए। यानी उनके लिए क्या होगा, उनको लेना पड़ेगा 1600 का अलहदा से स्क्वायर और 9 का स्क्वायर रूट अलहदा से, ठीक है। 1600 का अलहदा से स्क्वायर रूट ले लो और 9 का अलहदा से स्क्वायर रूट ले लो तो भी आपके पास यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिनके पास ये कैलकुलेटर नहीं है वो दूसरा कैलकुलेटर है, उससे वो ये तरीका आजमा सकते हैं। तो जी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, साथ में हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इसको भी हम जो है ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसको मजीद सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 40 और इस साइड पे लिखेंगे 3, 3 1 जार 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, तो 3 3 जार 9 और फिर आ जाएगा हमारे पास 1। इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लिखना और यहाँ से फिर यहाँ पर जाएंगे। तो इसका मतलब है जी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 और साथ में आपने क्या लिख देना है, सेंटीमीटर लिख देना है। तो इस तरह का क्वेश्चन मतलब इस आंसर को इस तरीके से हमारे लिखने का मकसद ये है कि क्योंकि बुक के पीछे आपके पास आंसर ये है, वरना इसका आंसर जो है वो पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन आपकी बुक के पीछे आंसर जो है वो इस तरीके से है, इसलिए हमें ये लाना पड़ा।
तो यहाँ पर अब हमने क्या किया है, तीनों वैल्यूज़ को मालूम कर लिया है। y की वैल्यू आई हमारे पास 8 सेंटीमीटर, x की वैल्यू हमारे पास आई है 10 इंटू 2/3 सेंटीमीटर और z की वैल्यू हमारे पास आई है 13 इंटू 1/3 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करती हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया है, लेकिन मैं एक बार इसको आपको जनरल बता देती हूँ, इस क्वेश्चन को आपने कैसे हल करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है, समझने के बाद ये जो डायग्राम आपके पास दी गई है, इसको आपने मेंशन कर लेना है। मेंशन करने के बाद आपने देखना है कि यहाँ पर आपको 3 ट्रायंगल दिखाई दे रही होंगी और उन तीनों ट्रायंगल पे आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके वैल्यूज़ को मालूम कर लेना है, ठीक है? तो वो तो वैल्यूज़ को मालूम करते-करते इतना लेंथी हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका छोटा-सा ही है कि तीनों ट्रायंगल पे आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेना है और एक्स, वाई, ज़ेड की वैल्यू आप मालूम कर पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।